गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले मशीन डिज़ाइन। ये वन नाइट सेमिनार जो आपके एग्जाम के लिए सबसे हेल्पफुल होने वाला है, ये दो पार्ट्स में आने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ई कीड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स ई कीड़ा में आपको 4 तरह के कोर्सेज मिलते हैं। करियर ट्रैक से रिलेटेड कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज, एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज। करियर ट्रैक में आपको ट्रेंडिंग डोमेन्स के रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज में आपको गेट से रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे। और आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको कई तरह के जैसे डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे कई तरह के डोमेन्स के आपको कोर्सेज मिलेंगे। इसके बाद आता है एकेडमिक सब्जेक्ट, जिसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिलेंगे। जिसमें मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताना चाहूँगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको जैसा दिखाऊं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा यूज़र इंटरफेस है, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोर्सेज मिलेगा, लाइव डाउट लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है और फ्रेंड्स इंडिया के टॉप फैकल्टी से सीखने का मौका मिल रहा है। आप खुद सोचिए, ये सारी चीज़ें आपको, और ये आपको 45+ सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं जो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। तो इसकी ये खास बात है फ्रेंड्स। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स इसके धमाकेदार है। तो आप देख सकते हो, कोई भी आप सब्जेक्ट देख सकते हैं और यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें कई तरह के रिकॉर्डेड वीडियोस है और कुछ वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसको और डिसीजन ले सकते हैं कि बाय करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर आप Q&A देख सकते हैं, यहाँ पर आप इमेज अपलोड कर सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, आपको तुरंत आंसर भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये खास बात है फ्रेंड्स ई कीड़ा की, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ई कीड़ा में आपको कई तरह के सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें एक्चुअली एनरोल किया था और बहुत अच्छा इनको बेनिफिट मिला है। ये बेनिफिट सिर्फ आपको कितने में मिलता है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको मंथली सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज़, अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का लेते तो 2400 रुपये में, अगर 2 साल का लेते तो 3600 रुपये में, अगर 3 साल का लेते हैं तो 4500 रुपये में, और अगर 4 साल का लेते हैं तो 5400 रुपये में सिर्फ मिल जाएगा फ्रेंड्स। मतलब आप खुद सोचिए, अगर आप 4 साल का ले रहे हैं तो आपको 199 से भी बहुत कम पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो ये बहुत खास बात है फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम प्रोसीड करते हैं और अगर आप मेरा कूपन कोड रमन10 यूज़ करते हो, डिस्काउंट कूपन कोड, तो फ्रेंड्स आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रमन10 मैं पुट कर रहा हूँ और अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स अप्लाई करने पे देखिए, मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन चुना था तो मुझे 269 रुपीज़ में मिल गया, जो 299 का था। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ 4 इयर्स का मैं अगर चुनता हूँ, तो फ्रेंड्स 4 इयर्स का मैं चुनता हूँ और यहाँ रमन10 पुट करता हूँ। तो फ्रेंड्स रमन10 डिस्काउंट कूपन कोड बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने रमन10 कूपन कोड अप्लाई किया और मुझे ये करीब 540 का डिस्काउंट मिल गया। और देखिए 4860 रुपये का मिल रहा है। तो ये कुछ मतलब बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और इससे एनरोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हरी अप। और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा इसके बारे में, और जल्दी आप इस पर लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए और आप इसको बाय करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है पेपर में? पेपर में आप बेसिक क्वेश्चन अगर आया तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन। तो मशीन डिज़ाइन क्या है फ्रेंड्स, आप ये बताइए। तो फ्रेंड्स मशीन डिज़ाइन क्या है? मशीन डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, shapes, sizes and arrangement of mechanical elements so that the resultant machine will perform the prescribed task। मतलब इसका फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मशीन डिज़ाइन होता है ना, इसमें हम पढ़ते हैं मशीन्स के बारे में, उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, और उसके कंपोनेंट्स की हम क्यों स्टडी करते हैं फ्रेंड्स? उसके कंपोनेंट्स को सही तरीके से डिज़ाइन कर सके, उसमें सही मटेरियल यूज़ कर सके, उसके जो
क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पता कर सके कि क्रॉस सेक्शन मतलब शेप कैसा होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स ये भी पता कर सके कि उसकी साइज कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स मटेरियल की। तो इससे क्या होता है कि जो ये टास्क करने वाला है, जैसे चेयर अगर हम सही तरीके से नहीं बनाएंगे, अगर उसका एक भी जो लेग है वो अगर छोटा हो गया तो फ्रेंड्स क्या वो चेयर अपना काम कर पाएगा? ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मशीन डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक टाइप का प्लान होता है जो हम करने वाले हैं, इसमें सारी चीज़ें। तो इसका प्रोसीजर क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग अ मशीन एलिमेंट। तो पहले हम लोग स्टेप्स डिज़ाइनिंग अ मशीन एलिमेंट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग अ मशीन एलिमेंट, पहले हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे स्टेप 1 स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ मशीन एलिमेंट, मतलब उसकी नीड क्या है मशीन एलिमेंट की। पहले ये तो फंक्शन हमें देखना पड़ेगा जिसके लिए हम बना रहे हैं वो हमारा सुटेबल हो। डिफाइन द वेरियस लोड्स एक्टिंग ऑन द मशीन एलिमेंट वाइल परफॉर्मिंग इट्स फंक्शनैलिटी। फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने क्या बोला है कि डिफाइन द वेरियस लोड्स एक्टिंग, मतलब लोड्स जो उसके ऊपर लगने वाले वो डिफाइन कर दो पहले से कि जब लोड लगेगा तो वो सह सके। फ्रेंड्स सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट शेप, फ्रेंड्स जो शेप उसका होना चाहिए, उसका शेप, जैसे चेयर को अगर हम सर्कल बनाए होते क्या ये सही होता? सर्कल मतलब समझ रहे हैं? नहीं, स्फीयर बनाए होते बॉल के आकार का, कोई बैठ पाता नहीं, फ्लैट बनाए हैं इसीलिए कि कोई बैठ सके। तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ चीज़ें आप सोचिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे आप केचप जानते हो, केचप मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स केचप जो टोमेटो सॉस आता है, टोमेटो सॉस एक बॉटल में होता है, वो बॉटल कुछ इस टाइप का शीशे की बॉटल मतलब ऐसा कुछ होता है। फ्रेंड्स खुद बताइए, अगर आपने टोमेटो सॉस लिया होगा ना, क्या उसमें से निकल पाता है? नहीं निकल पाता। तो आप देखेंगे आजकल कैसा टोमेटो सॉस आ गया है, आज एक ऐसी लंबी लाइन मतलब वो होगा डिब्बा जिसमें टोमेटो सॉस होगा, और उसमें से आजकल हम लोग समोसे में या कभी भी कुछ खाते हैं तो उससे डालते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हम दबाएंगे ना तो निकल जाएगा, लेकिन अगर शीशा होता है तो अगर उसको दबा भी नहीं सकते तो क्या टोमेटो सॉस निकल पाएगा? नहीं, ऊपर से हमें बार बार मारना पड़ता था, जिससे कभी ज़्यादा निकल जाता था कभी कम। आजकल एक डिब्बा आ गया है जिसको हमसे पिचकाते हैं तो पिचक जाता है और थोड़ा जितना हमें चाहिए उतना निकलता है। तो इसे कहते हैं सही मतलब सही सिलेक्शन। तो मटेरियल सिलेक्शन सही हुआ है, सही शेप की सिलेक्शन हुई है ना। तो खुद सोचिए पहले कितनी प्रॉब्लम थी। अरे ऐसे कुछ दरवाजे भी होते जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि भाई आगे की तरफ पुल करना है कि पुश करना है। आगे की तरफ पुल करना है मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, मतलब हमें खींचना है कि कैसे। आजकल आप अगर शोरूम में जाएंगे तो बहुत सारे अजीब दरवाजे आ गए हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि हमें धक्का आगे देना है कि मतलब पीछे देना है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो प्रॉब्लमेटिक होती है, ऐसी चीज़ों को हम ईजी बनाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे ज़िंदगी को मतलब आसान करने में मदद करती है। और यहाँ पर मशीन डिज़ाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मशीन डिज़ाइन का रोल ना मशीनों के कंपोनेंट्स के डिज़ाइन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिए, मशीनों के कंपोनेंट्स के डिज़ाइन में। तो फ्रेंड्स देखिए, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट शेप हो गया तो सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल भी होगा। फिर देखेंगे हम कि मशीन किस तरीके से फेल हो सकता है, मतलब वो जो कंपोनेंट है जैसे चेयर है वो कब फेल होगा। तो मान लीजिए जो अगर हमने कोई बेबी के लिए चेयर बनाया है तो बेबी के लिए छोटा चेयर होगा, अगर कोई उस पर बड़ा बैठेगा तभी फेल होगा ना। तो बेबी जब बैठेगा तो कैसे फेल हो सकता है, खुद सोचिए। हम सोचेंगे कि अगर और कौन से तरीके हैं फेल होने के। कैलकुलेटिंग द सेफ डायमेंशन ऑफ यूजिंग, फ्रेंड्स याद रखना मशीन डिजाइन ना सोम से जुड़ा हुआ है। सोम का जो एप्लीकेशन है वो मशीन डिजाइन में है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लीज उसको पढ़िएगा, उसका इक्वेशंस बहुत काम आते हैं। सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब फ्रेंड्स हम सब कुछ जान चुके हैं तो उसका एक प्लान बनेगा, कैड बनेगा, मतलब उसका ड्राइंग और ये सब चीज़ें। फिर हम देखेंगे कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सही प्रोसेस की सिलेक्शन करेंगे, और इसके बाद हम सारी ड्राइंग चार्ट सारी चीज़ें बना देंगे उस इंफॉर्मेशन को मतलब यूज़ करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक वो डायग्राम के तहत समझाया है कि देखिए पहले नीड आती है, इसके बाद हम सिंथेसिस मैकेनिज्म मतलब लोड्स जानते हैं, अब एनालिसिस ऑफ फोर्सेस करते हैं कि कब वो फेल हो सकता है, मटेरियल सिलेक्शन, डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद मॉडिफिकेशन होता है, और इसके बाद डिटेल ड्राइंग, और इसके बाद प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स
प्रोसीजर ऑफ डिजाइनिंग अ मशीन एलिमेंट स्टेप्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि पहले डिटेल ड्राइंग प्रोडक्शन तक पूरी कंप्लीट होती है। तो ये सब ध्यान से फ्रेंड्स बनाइएगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ फेलियर इन डिटेल्स। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या होता है? तो फ्रेंड्स थ्योरीज ऑफ फेलियर वो होता है कि मान लीजिए जो प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ फेलियर है वो किसी भी सब्जेक्ट बायएक्सियल स्ट्रेस के लिए है। तो फ्रेंड्स थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या है? तो थ्योरीज ऑफ फेलियर कुछ थ्योरीज हैं जिसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं कोई भी मशीन एलिमेंट, जिसके बेस पे हम कोई मशीन एलिमेंट बनाते हैं जिससे वो फेल ना हो। इसमें ये हमें पता चलता है कि मशीन एलिमेंट कब फेल हो सकता है। तो फ्रेंड्स खुद सोचिए, अगर कोई मशीन एलिमेंट है उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर लोड दे देंगे तो क्या होगा? तो फेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही कुछ सिंपल से लॉजिक से इस्तेमाल होते हैं ये थ्योरीज ऑफ फेलियर में, और ये प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर, द प्रिंसिपल थ्योरीज ऑफ फेलियर्स फॉर अ मेंबर सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल स्ट्रेस आर एस फॉलो। तो फ्रेंड्स ये जो थ्योरीज है वो बायएक्सियल स्ट्रेस के लिए, दो स्ट्रेस अगर लगाओ किसी भी बॉडी पे तो बायएक्सियल स्ट्रेस कहते हैं। और फ्रेंड्स ये अगर जैसे पहला थ्योरी है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक रैंकाइन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे लिखना है कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी रैंकाइन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। It's a static load is defined as when magnitude, point of application and direction does not change। तो फ्रेंड्स स्टैटिक लोड क्या होता है पहले ये भी बता देना चाहता हूँ। स्टैटिक लोड वो लोड है जिसमें मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। याद रखना ये तीनों चीज चेंज नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी for no failure the maximum principal stress should be less than equal to yield stress in uniaxial loading। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। मान लीजिए कोई भी बॉडी है जिसपे स्ट्रेस लग रहा है, और फ्रेंड्स स्ट्रेस में उसके ऊपर x1 और ये x डैश और y डैश ये लोड है। तो फ्रेंड्स अगर ये कोई लोड है बॉडी पे, तो अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस का, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर आपका जो आता है प्रिंसिपल स्ट्रेस जहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये नॉर्मल स्ट्रेस होता है यहाँ पर जहाँ पर शेयर स्ट्रेस 0 होता है। तो फ्रेंड्स खुद ही सोचिए अगर आप वो निकालते हो और अगर आप इसकी किसी तरह यूटीएम पे टेस्टिंग करते हो और ये स्पेसिमेन की और इसकी स्ट्रेंथ निकालते हो, तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो क्या बता रहा है? वो इन लोड्स की वजह से जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इन लोड्स की वजह से वो बता रहा है। और यूटीएम पे अगर आप टेस्ट करते हो स्पेसिमेन तो क्या बताएगा? वो बताएगा अल्टीमेट वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो यील्डिंग स्ट्रेंथ बताएगा, तो वो बताएगा फ्रेंड्स। अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो फ्रेंड्स आपको क्या मिल जाएगा? फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा कि ये स्ट्रेस क्या ज़्यादा लग रहा है, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है क्या इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा है या कम है। अगर ये पता चल जाता है तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपने निकाल लिया कि फ्रेंड्स कब बॉडी फेल होगा और उसकी तरह आप डिज़ाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसके बाद आता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। यहाँ पर हम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, इसको ट्रेस्का और गेस्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज मोस्टली डिजाइन फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें है क्या फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर नो फेलियर द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन एक्चुअल लोडिंग कंपोनेंट, जो एक्चुअल लोडेड कंपोनेंट में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस इन यील्डिंग अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। जो यील्ड स्ट्रेस है जो इसकी शेयर स्ट्रेस होगी फ्रेंड्स वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इसकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है फ्रेंड्स वो एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस इन यील्डिंग अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो स्ट्रेस इस पे लगने वाला है शेयर स्ट्रेस वो कम होना चाहिए, किसी तरह हमें कम रखना है, ना तो बॉडी फेल हो जाएगी यार। अगर आप 40 किलो न्यूटन उठा सकते हो और अगर आपको 80 किलो न्यूटन दे दे तो क्या होगा, आप पक्का नीचे ही गिर जाओगे या क्या पता ऊपर ही चले जाओगे, दो चीज़ हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ देखी जाती है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इसके बाद आती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है, ये भी फ्रेंड्स आपको ये डेफिनेशन याद करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर नो फेलियर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इन एक्चुअल लोडिंग कंपोनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेन इन यील्डिंग अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ स्ट्रेन की यहाँ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात हुई है। और अब हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी की। स्ट्रेन एनर्जी क्या है कि अगर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, मतलब अगर जो लोडेड कंपोनेंट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे और फिर जो उसका स्पेसिमेन है उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, तो फ्रेंड्स देखेंगे कि कौन सा कम है। अगर स्ट्रेन एनर्जी जो एक्चुअल लोडेड कंपोनेंट है उस पर ज़्यादा निकला तो फ्रेंड्स क्या होगा, वो फेल होगा। और अगर मतलब स्ट्रेन एनर्जी जो उस पर लगा हुआ है वो कम निकला, मतलब कम निकला यूटीएम वाले से, तो फ्रेंड्स वो एक्चुअली सेफ रहेगा, मतलब जो उसकी कैपेसिटी है उतनी ही लगनी चाहिए। और फ्रेंड्स मैक्सिमम डिस्टोर्शनल एनर्जी थ्योरी क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंकी या वॉन मिसेस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर नो फेलियर द मैक्सिमम डिस्टोर्शनल शेयर स्ट्रेस energy in actual loading component should be less than or equal to distortional strain energy in yielding under uniaxial loading। फ्रेंड्स याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिख लेना है और इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। इसके बाद हम आते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट। और याद रखना अगर आप ड्राइंग बना सकते हो तो और अच्छी बात है, मतलब चित्र उसके लिए। डिजाइन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट क्या है, तो शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच इज यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर एक जगह से आपको दूसरे जगह तक एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए आप शाफ्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, शाफ्ट किस लोडिंग कंडीशन से गुजरता है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो कोई भी जो प्रैक्टिकल शाफ्ट होता है वो सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग लोडिंग कंडीशन, मतलब 3 तरह की लोडिंग कंडीशन होता है। एक, अगर शाफ्ट पे प्योर बेंडिंग लग रहा हो, दूसरा प्योर टॉर्जन लग रहा हो मतलब ट्विस्ट हो रहा हो, और तीसरा जो प्रैक्टिकल है कि उस पर दोनों लग रहा हो, लोडिंग मतलब बेंडिंग भी लग रहा हो ट्विस्टिंग भी लग रहा हो। टॉर्जन मतलब ट्विस्टिंग होता है फ्रेंड, मरोड़ बल ऐसे ही कुछ कहते हैं। बेंडिंग मतलब उसको आप बेंड कर रहे हो एक तरीके से, जो स्ट्रेस बेंडिंग में आ रही है। अब फ्रेंड्स जैसे केस 1 देखते हैं। केस 1 जो शाफ्ट है ना वो प्योर टॉर्जन से मतलब सब्जेक्टेड है। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टॉर्जन इक्वेशन। फ्रेंड्स T/J इक्वल टू τ/r से आप निकाल लोगे क्या, आप इस पे जो भी आपके पास वैल्यूज रहेगी वो रखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे कि जो r पे है वो D/2 रखोगे, क्योंकि हमें डायमीटर निकालनी है ना। देखिए फ्रेंड्स आपको क्या मिलता है, आखिर में आपको पावर मिल जाता है। आपको पता है कि पावर इतना है, अगर पावर इतना है तो आप क्या आराम से आप नहीं निकाल पाओगे डायमीटर, तो फ्रेंड्स निकाल लोगे। और उसी के लिए फॉर्मूला यहाँ डिराइव करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। याद रखना शाफ्ट का हम लोग ना जाएंगे अगर किसी भी दुकान पे तो हमें पावर बताना होगा कि देखिए 25 किलोवाट का चाहिए या ऐसा कुछ, और फिर हमें उसका डायमीटर खुद निकालना पड़ता है। तो जैसे T/J इक्वल टू τ/r, तो यहाँ पर τ/r मतलब देखिए यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क एक्टिंग ऑन शाफ्ट। तो फ्रेंड्स ये T है और J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ क्या है, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस, और R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द शाफ्ट ऑफ द आउटर मोस्ट फाइबर, जिसको D/2 लिख सकते हो। तो फॉर सॉलिड शाफ्ट जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/32 इंटू D⁴, मतलब πD⁴ अपॉन 32। अब आप ये समझ चुके होगे। तो फ्रेंड्स आप खुद सोचिए, 2 इक्वेशन है, T/J इक्वल टू τ/r और हमारे पास J भी है, R को हम D/2 लिखेंगे, तो हमारे पास T तो रहेगा ही, क्योंकि हम P इक्वल टू 2π/NT/60 लगा देंगे, मतलब पावर वाली फॉर्मूला। तो आपके पास टाउ तो रहेगा ही हर मटेरियल के लिए। तो फ्रेंड्स आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखिए वैल्यू मैंने रख दिया है यहाँ पर, T/π/32 इंटू D⁴ इक्वल टू τ/r, जिसको D/2 लिख सकते हो। इसके बाद आखिरी में आपके पास आएगा T इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू D³। सोचिए फ्रेंड्स कितना इजी है, T इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू D³। बस इससे इजी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, याद रखना इससे इजी कुछ नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू रखो और आपको फिर थोड़ा बहुत सब ये आपको यहाँ से वहाँ करना है, दैट्स इट, आ गया ऑर्गेनाइज्ड में। अब फ्रेंड्स T क्या था, T जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट है, टॉर्क है एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। तो याद रखना ये आपको निकाल सकते हैं अगर π/16 इंटू टाउ इंटू D³ करते हो। और डिजाइन ऑफ शाफ्ट विच इज सब्जेक्टेड इनटू प्योर बेंडिंग। अच्छा, प्योर बेंडिंग का मतलब बेंडिंग इक्वेशन क्या थी, M/I इक्वल टू σ/y इक्वल टू E/r। हम लोग M/I इक्वल टू σ/y लेते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हमने ये लिया है। अब खुद सोचिए फॉर सॉलिड शाफ्ट क्या होगा, आई इक्वल टू पाई बाई डी टू द पावर 4, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64, वाई इक्वल टू डी बाई 2। तो फ्रेंड्स क्या होगा, एम इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू सिग्मा डी बी इंटू डी क्यूब, मतलब एम इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू सिग्मा बी इंटू डी क्यूब। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव हुआ है, बस रखने पे आया है। देखिए वाई का हमें पता था, हमें जे पता है, हमें एम पता है, और हमें y मतलब डी बाई 2। हाँ, ये जो हम लोग रखे हैं ये हमें अपना एक्चुअली निकालना है, d हमें निकालना है, बाकी सब हमें पता था। अ सॉलिड शाफ्ट इज ट्रांसमिटिंग 1 मेगावाट। A solid shaft is transmitting 1 megawatt at 240 rpm. Determine the diameter of the shaft if the maximum torque transmitted exceeds the minimum mean torque by 20%. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये समझना होगा, टेक द मैक्सिमम अलाउेबल शेयर स्ट्रेस एज 60 मेगापिक्सल। तो फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा है, गिवन मतलब हमारे पास क्या है, पावर है हमारे पास, जो मैं बताया था आपको पावर दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास एन है, रोटेशन पर मिनट। फिर इसके बाद आपके पास टी मैक्स आपको निकालना है, आपके पास क्या है, टी मीन, याद रखना टी मीन आपको दे दिया है, आपको टी मैक्स निकालना है। टी मैक्स क्या है, इक्वल टू 1.2 इंटू टी मीन। आपको बोलेंगे 1.2 कहाँ से आएगा, तो देखिए 20% था, मतलब द मीन टॉर्क बाय 20%। तो देखिए मैक्सिमम है 20%, तो अगर 100 मान के चलते हो तो 120 लिख सकते हो, मतलब 1.2 लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको फिर यहाँ पर और क्या दिखा है, टाउ दिया है 60 मेगापास्कल। अब आपको डायमीटर निकालना है। तो फ्रेंड्स टी मीन कैसे निकालेंगे, तो पहले खुद सोचिए, 2 पाई एन टी बाय है, 2 पाई एन टी बाय 60 इक्वल टू पी। तो उसको आप जब रखेंगे तो आपको क्या होगा, टी मीन इक्वल टू पी इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन, मतलब जो हम लोग 2 पाई एन टी बाय 60 में हम लोग लेते हैं ना टी, वो टी मीन होता है, बस इतना याद रखिएगा। अब ये देखिए, और टी मीन यहाँ पर निकल गया। अब हम इसको रख देंगे 1.2 इंटू टी मीन। जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, टी मैक्स आ जाएगा। अब जब हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क आया है 47741 इंटू 10⁻³ फिर हम निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में रख के, टी इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब, जो हमने इसके लिए डिराइव किया है टॉर्जन के लिए, द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, प्योर टॉर्जन, वो हम उस पर रख देंगे। और हमें डी क्यूब का वैल्यू क्या मिल गया फ्रेंड्स, 160। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमें निकालना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, याद रखिए। इसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन ऑफ की पे। फ्रेंड्स डिज़ाइन ऑफ की एक आखिरी चैप्टर है इस मतलब हमारे इस वीडियो का भी, और जो इस सब्जेक्ट का है शायद ये तीसरा या चौथा चैप्टर है। इसके बाद जॉइंट्स है और फ्लैंज कपलिंग है और एक स्क्रू थ्रेड्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय अ की क्या होता है, अगर एग्जाम में आता है क्या लिखेंगे, तो की इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट और हब, मतलब इस शाफ्ट और हब के बीच में हम लोग ये एक्चुअली इंसर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स की क्या होता है, इज अ पीस ऑफ माइल्ड स्टील इंसर्टेड बिटवीन द शाफ्ट और हब ऑफ द पुली, मतलब जो शाफ्ट और हब के बीच में होता है ना, वो की होता है फ्रेंड्स, उसको वो इंसर्ट करते हैं हम। अब क्यों इंसर्ट करते हैं, तो की फ्रेंड्स वो टुगेदर मतलब साथ में हो जाए, जो उनके बीच का रिलेटिव मोशन हो वो ना हो पाए ना। तो खुद सोचिए यार, एक शाफ्ट है और एक उसी के अंदर हम वो लगा रहे हैं, मतलब जो पुली है उसके अंदर शाफ्ट एक तरीके से लगा रहे हैं, तो क्या होगा, शाफ्ट जो पुली के अंदर ये होता है उसको बॉस कह दीजिए, और ये शाफ्ट है, तो शाफ्ट क्या होगा फ्रेंड्स, ये दोनों रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया, एक की लगा दिया। अब इससे क्या होगा, ये रिलेटिव मोशन तो कम से कम नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, सेफ्टी बनी रहेगी। इट इज़ ऑलवेज इंसर्टेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, मतलब एक्सिस के पैरेलल यूज होता है। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कीज आर यूज्ड एज टेम्पररी फास्टिंग, मतलब इसमें ना जो फास्टिंग है हमें तोड़ना नहीं पड़ता है, टेम्पररी है, आप निकाल भी सकते हो कभी भी। आ कीवे इज अ स्लॉट, तो फ्रेंड्स जो स्लॉट जिसमें लगाते हैं उसे कीवे कहते हैं, याद रखिए। और फ्रेंड्स दो टाइप के कीज होते हैं, एक संकी और एक सैडल की। संकी में क्या होता है कि जो की है ना और हब, इन दोनों में आधा आधा की जाता है, और सैडल में क्या होता है कि ज़्यादा करके सारा इसमें जाता है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हब में जाता है, मतलब शाफ्ट में नहीं जाता, शाफ्ट में कोई कीवे नहीं बनी होती है। दैट्स इट, इतना डिफरेंस है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि डिजाइनिंग ऑफ अ व्हाट फ्रेंड्स, की, तो की को डिजाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से करिएगा।
तो यहाँ क्या बोला है, अ सॉलिड मशीन शाफ्ट 50 mm इन डायमीटर ट्रांसमिट अ टॉर्जनल मोमेंट, एक टॉर्जनल मोमेंट है 1200 न्यूटन मीटर। अ स्क्वायर की इज यूज्ड हुज वन साइड इज इक्वल टू 1/4 द शाफ्ट ऑफ डायमीटर। तो फ्रेंड्स जो 1/4 है ना द शाफ्ट ऑफ डायमीटर, उसी का स्क्वायर की है। याद रखना हम लोग जो भी की का डायमेंशन है वो डिफाइन कैसे करेंगे, जो शाफ्ट का डायमीटर है उसके थ्रू डिफाइन करेंगे कि अगर उसका जो एक साइड मतलब यहाँ स्क्वायर की है, स्क्वायर की में क्या होता है सारा बराबर होगा, तो बराबर कितना है 1/4। मतलब अगर आपको d/4 है, मतलब शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है 50 mm, उसका बाय 4 करिए, आपको क्या मिल जाएगा एक साइड। बस इतना सा इजी है फ्रेंड्स। हुज लेंथ इक्वल टू 1.5। तो फ्रेंड्स अब देखिए ये हो गया मतलब आपका साइड्स, अब इसका लेंथ भी तो होगा, तो वो लेंथ कितना है 1.5 बता दिया है। अच्छा 1.5 किसके टाइम्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना डायमीटर के ही टर्म्स में रहेगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ की एंड चेक द की फॉर इंड्यूस शेयरिंग एंड क्रशिंग। तो फ्रेंड्स इंड्यूस शेयरिंग और क्रशिंग के लिए ना क्या कह रहा है कि की को चेक करो कि संभाल पाएगा कि नहीं। ऑब्टेन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन शेयर एंड क्रशिंग, और फ्रेंड्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए कह रहा है व्हेन यील्ड स्ट्रेस इन। तो फ्रेंड्स यील्ड स्ट्रेस और शेयरिंग क्रशिंग स्ट्रेस जो दे दिया है, कितना दिया है फ्रेंड्स 350 न्यूटन मीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर और 425 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पहले हम लोग की का डायमेंशन निकालते हैं, विथ और लेंथ। तो विथ क्या है फ्रेंड्स, विथ है फ्रेंड्स वो d/4 ऑफ कोर्स, और लेंथ था क्या 1.5 इंटू शाफ्ट का डायमीटर। तो हमने वो निकालने के बाद क्या किया फ्रेंड्स 2t/d निकाला। अब बोलिए 2t/d क्या है। तो फ्रेंड्स 2t/d आप खुद बताइए जल्दी क्या है। तो फ्रेंड्स 2t/d क्या है, ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, तो खुद सोचिए 2t/d, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू, तो फ्रेंड्स फोर्स इक्वल टू क्या होता है टॉर्क अपॉन रेडियस, ये तो जानते होंगे। टॉर्क बराबर फोर्स इंटू रेडियस, तो फोर्स बराबर टॉर्क अपॉन रेडियस। अब जो टॉर्क है टी है और डी क्या है, हम लोग ने फ्रेंड्स d/2 लिख दिया। अब जो 2 है वो ऊपर चला गया इसीलिए 2t/d है ये। तो 2t/d से हमें क्या निकला फोर्स निकला। कौन सा फोर्स, जो इस पर लग रहा है फ्रेंड्स। तो सोचिए फोर्स निकल गया। अब शेयरिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द की हमें निकालना है। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, टाउ इक्वल टू F/A रहता है। F/A क्या है फोर्स अपॉन एरिया, और फिर उसमें क्या है मतलब 2t/dLh। याद रखिए 2t/d फोर्स है और अपॉन LH क्या है फ्रेंड्स L इंटू हाइट। तो इससे क्या हो रहा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकल रहा है। तो 2t/dLh हमने लिख दिया, बराबर क्या है फॉर्मूला इस पे रखेंगे सारा मान। 2t का रख दिया हमने, d का रख दिया, L का रख दिया, H का रख दिया। d क्या है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, और हमें निकल गया 51 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितना इजी था ना फ्रेंड्स। अब इसके ऐसे ही क्रशिंग स्ट्रेस निकालिए। तो क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा क्रशिंग इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है 2π/d अपॉन एरिया क्या है H/2 इंटू L। और जैसे ही आप सारा रखेंगे तो फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा 102 न्यूटन mm स्क्वायर। और फ्रेंड्स इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकालना आसान है, जो दिया गया है मतलब वर्किंग स्ट्रेस अपॉन। तो फ्रेंड्स खुद बताइए जल्दी क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फ्रेंड्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली यील्डिंग स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस होता है। तो यील्डिंग कितना है 350 जो दिया गया है अपॉन 51, और यहाँ पर जो शेयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन क्रशिंग है वो 425/102 हो जाएगा, और आपको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यूज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना आपका डिज़ाइन ऑफ की भी पूरा हो गया। की का जो डेफिनेशन है वो सारी चीज़ें याद रखिएगा, और की तक फ्रेंड्स कम से कम रिवाइज करिए, लगाइए, आपका मशीन डिज़ाइन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए चैनल